हेलो गाइस। मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, पावर फैक्टर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पावर फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत जगह सुना भी होगा पावर फैक्टर। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम समझते हैं। ये इलेक्ट्रिकल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, किसी एग्जाम में जाओगे तो हर जगह ये पूछा जाता है पावर फैक्टर के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पावर फैक्टर के बारे में बढ़ाएंगे कि क्या होता है पावर फैक्टर, किस कारण से होता है, कैसे इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पावर फैक्टर होता है वो हमारा एसी सर्किट में आता है। ठीक है, डीसी सर्किट में पावर फैक्टर नहीं होता आपका। तो पावर फैक्टर की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि कोसाइन एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज कॉल्ड पावर फैक्टर। ठीक है, अब ये एंगल आता कहाँ से है। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास तीन तरह के लोड होते हैं, रजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। रजिस्टिव में क्या होता है, करंट और वोल्टेज दोनों एक फेज में होते हैं, उनके बीच में जीरो एंगल होता है। ठीक है, इंडक्टर में क्या होता है, जो करंट होती है वो 90 डिग्री लैग करती है। ठीक है, यानी इसका जो एंगल होता है 0 से 90 के बीच में होता है आपका लैगिंग। ठीक है, अगला आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर में क्या होता है, जो करंट होती है आपकी, अगर ये वोल्टेज है तो ये करंट जो होगी 90 डिग्री लीड करेगी अपने। ठीक है, यानी इसका जो एंगल होता है 0 से 90 के बीच में होता है, वो इनकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि इंडक्टर और कैपेसिटर जो कितनी वैल्यू का है, उस हिसाब से ये एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये जो एंगल होता है यही हमारा पावर फैक्टर होता है और इसको बोलते हैं हम कोसाइन एंगल। ठीक है, और कोसाइन एंगल कैसे बनता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कॉस आया कहाँ से यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो ये एंगल की बात हो रही, तो ये एंगल है जो करंट और वोल्टेज के बीच में बनता है। ठीक है, और वो आपका इंडक्टर और कैपेसिटर में बनता है, तो ये पावर फैक्टर जो भी होगा वो आपका इंडक्टर और कैपेसिटर में ही आता है। ठीक है, तो पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है कॉस फाई इक्वल टू होता है के डब्ल्यू अपॉन के वी ए। ठीक है, यानी रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर। ठीक है, रियल पावर क्या होती है, जो मशीन एक्चुअल में खर्च करती है। एपरेंट पावर क्या होती है, जो हम मशीन को देते हैं। ठीक है, मान लो कोई हमारी मोटर है, उसको हम क्या कर रहे हैं, 400 वाट पावर दे रहे हैं, 400 वाट किलोवाट पावर दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन वह 300 किलोवाट ही खर्च कर रही है। ठीक है, तो 400 वाट जो होगा इसकी एपरेंट पावर होगी और रियल पावर क्या होगी, 300 किलोवाट। ठीक है, अगला इसका जो फॉर्मूला, आपको पावर का फॉर्मूला पता है, पी इक्वल टू होता है वी आई कॉस फाई। ठीक है, तो अगर हम ऐसे कॉस फाई निकाल लें, पावर फैक्टर को कॉस फाई से शो करते हैं। ठीक है, तो कॉस फाई की अगर वैल्यू निकालेंगे हम तो क्या होगा, पी अपॉन वी इंटू आई। ठीक है, तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे रखा है। तो इस फॉर्मूले से आपको क्या समझ में आ रहा कि हमारा पावर फैक्टर जो अगर कम हो गया तो क्या होगा, करंट इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पावर और वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमारे पता है जो भी मशीन मशीन होगी वो कितने पावर की है। ठीक है, और वोल्टेज कितना ले रही है ये फिक्स होता है, करंट इनमें चेंज होता है। तो लो पावर फैक्टर से करंट बढ़ जाएगा मशीन का, तो इससे क्या होगा, उसमें लॉसेस होने लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो पावर फैक्टर है वो लो नहीं होना चाहिए, उससे करंट बढ़ जाएगा। पावर फैक्टर हमेशा मेंटेन होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, जितना रजिस्टिव लोड में होता है। ठीक है, सबसे अच्छा जो पावर फैक्टर माना जाता है एक माना जाता है। ठीक है, इसकी वैल्यू हम 0 से 1 लेते हैं, यानी जो भी वैल्यू 1 के पास होगी वो पावर फैक्टर अच्छा माना जाएगा, वो उस मशीन का पावर फैक्टर अच्छा माना जाएगा। मतलब अगर हमारे पास कोई मोटर है, एक मोटर का पावर फैक्टर 0.7 है और एक का 0.8 है, तो कौन सा वाली मशीन अच्छी मानी जाएगी, जिसका पावर फैक्टर 0.8 होगा, क्योंकि ये एक के पास पड़ता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से क्या समझ में आ रहा है कि पावर फैक्टर हमारा जितना मेंटेन होगा उतना ही करंट भी हमारा उसमें रहेगा। ठीक है, तो पावर फैक्टर हमारा कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर पावर फैक्टर कम होगा तो करंट बढ़ जाएगा। तो ये आपका है करंट इज इफेक्टेड बाय द पावर फैक्टर, यानी जो मैं अभी आपको बताया कि अगर पावर फैक्टर लो होगा तो उससे करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, लोड जो भी हमने मोटर लगा रखी है, ठीक है, अगर उसका पावर फैक्टर कम होगा तो ज़्यादा करंट लेने लगेगी, ज़्यादा करंट लेने लग जाएगी तो उसमें लॉसेस हो सकता है, लॉसेस होगा। ठीक है,
मोटर आपकी जल सकती है क्योंकि वो ज़्यादा करंट ले रही है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा। अभी हम ये पावर फैक्टर को एक सिंपल एग्जांपल से भी समझेंगे, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि पावर फैक्टर होता है क्या है, ठीक है। तो आप लास्ट तक वीडियो देखना, मैं एक ऐसा न्यूमेरिकल कराऊंगा जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा पावर फैक्टर के लॉस क्या है और क्या होता है, ठीक है। अभी हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पावर फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है cos फाइव इक्वल टू आर अपॉन जेड। ये पिछली वीडियो में भी मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ आपका, ठीक है। रेजिस्टेंस और इम्पिडेंस, ठीक है, इससे भी हम निकाल सकते हैं पावर फैक्टर। रेजिस्टेंस और इम्पिडेंस, इम्पिडेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस प्लस जो भी आपका इंडक्टिव या कैपेसिटिव जो लोड है उनका सम। तो अब हम आगे देखते हैं। ये स्क्रीन में जो आपको दिख रहा है ये एक पावर ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम इससे समझते हैं पावर ट्रायंगल। पावर ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। इसमें आपको तीनों पावर दिख रही होंगी। ये आपकी रियल पावर है, ठीक है। रियल पावर मैंने अभी बताई जो खर्च होती है। ये है रिएक्टिव पावर, इसको मैं भी समझाता हूँ आपको क्या होता है। और ये है अपरेंट पावर जो हम मशीन को देते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो हमारी 400 किलोवाट की कोई मशीन है, ठीक है, और वो 300 किलोवाट ही खर्च कर रही है, तो ये हो जाएगी इसकी अपरेंट पावर, ये हो जाएगी इसकी रियल पावर, ठीक है। और जो 100 का इसमें लॉस हो रहा है, यानी जो इसमें लॉस हो रहा है 100 का, वो हो गया आपकी रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गई होगी तीनों पावर, ठीक है। तो रियल पावर को एस से शो करते हैं, रिएक्टिव पावर को क्यू से, और अपरेंट पावर को एस से, ठीक है। तो ये तीनों पावर कहाँ कहाँ यूज होती है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो ये जो रियल पावर होती है ये एक्चुअली में जो कंज्यूम होती है, ठीक है, जो मैंने अभी बताया कि रियल पावर जो मशीन खर्च करती है इसको हम किलोवाट में लेते हैं, ठीक है। अगला आता है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर क्या होती है, जो आपका क्या होती है, रिएक्टिव पावर जो हमारी, मान लो हमारी कोई मोटर है, तो उस मोटर में क्या होता है, स्टार्टिंग में हमें उसको उसको स्टार्ट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जो ये पावर होती है ये मोटर के अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए यूज होती है, ठीक है। तो रिएक्टिव पावर जो है उसके कारण हमारा मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, इनके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए यूज करते हैं, तो वो पावर होती है रिएक्टिव पावर, ठीक है। ये यूज नहीं होती है, केवल मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर बनाता है। तो ये क्या होता है, लोड से सोर्स, सोर्स से लोड में क्या होता है, मूव करता रहता है आपका, ये आपकी खर्च नहीं होती, इसलिए इसको वाटलेस पावर भी बोलते हैं, यानी ये खर्च नहीं होती आपकी, ठीक है। तो ये सोर्स से लोड और लोड से सोर्स पे आपका मूव करता रहता है, ठीक है। अगला आ गया एपरेंट पावर। तो एपरेंट पावर आपको पता चल गया होगा, जो भी आपका रियल पावर और रिएक्टिव पावर है उन दोनों का सम, यानी जो भी हम गिवन किसी मशीन को दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि 400 वाट किलोवाट, तो ये क्या है, एपरेंट पावर है, ठीक है। अब ये जो कॉस फाई मैंने अभी कुछ फॉर्मूला में दिखाया था कि कॉस फाई आया कहाँ से है, ठीक है। तो कॉस फाई कहाँ से बना है आपका, आपको पता है जो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, जो किलोवाट अपॉन एपरेंट पावर यानी केवीए। एपरेंट पावर को केवीए से शो करते हैं, ठीक है। और रिएक्टिव पावर को केवीएआर, ये इसकी यूनिट है, ठीक है। तो किलोवाट, तो आपको पता है कॉस, कॉस बराबर क्या होता है, ठीक है। तो कॉस कहाँ से आएगा, कॉस मैंने अभी आपको बताया था पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर आपका क्या था, के डब्ल्यू अपॉन के वी ए, ठीक है। एक्टिव पावर अपॉन रिएक्टिव पावर। तो कॉस फाइव आपका क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो बेस में आपका क्या है, रियल पावर, ठीक है। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला यही होता है के डब्ल्यू अपॉन के वी है, ठीक है। तो के डब्ल्यू क्या है, रियल पावर, और ये है के वी है, एपरेंट पावर। यानी बेस पे आपका क्या है, रियल पावर, और हाइपोटेन्यूस में क्या है, एपरेंट पावर। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, कॉस फाइव, यानी आधार बटे लंब। तो ये क्या होता है, कॉस फाइव, इसलिए यहाँ से आपका कॉस फाइव बनाया है, कोसाइन एंगल, ठीक है। कॉस फाइव इस तरीके से आया है, ठीक है। कॉस बनता है ना यहाँ पे एंगल, कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइट, तो इस तरीके से कॉस फाइव आया आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं एपरेंट पावर। मैंने आपको बता दिया
जो प्रोडक्ट होता है आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। तो जो हम टोटल पावर देते हैं, अगर हमारी कोई मोटर है, अगर हम उसको 400 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं और 20 एम्पियर करंट ले रहा है, तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगा वो आपका एपरेंट पावर बन जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, जो हम निकालते हैं, जो हम किसी मोटर को देते हैं, ठीक है। अगला आता है वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, रजिस्टिव लोड के लिए कितनी होती है, 1। इंडक्टिव लोड के लिए 0 से 1 के बीच होती है, यानी 0.7, 0.7 होती है, 0.8 होती है, ठीक है। तो ये सब इंडक्टिव लोड के लिए होती है। इंडक्टिव लोड होते क्या हैं, तो इंडक्टिव लोड आपके जैसे घर में आपका सारा ज़्यादातर जो भी हमारा पावर फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है, ज़्यादातर वो लैगिंग किया जाता है। जैसे आपके फ़ैन हो गए, मोटर हो गई, पानी की मोटर हो गई, ठीक है, इंडक्शन मोटर हो गई, जो भी आपकी सिंगल फेस मोटर होती हैं, ठीक है, इंडक्शन मोटर जैसे कंपनीज में यूज़ होती हैं, तो ये सब क्या है, इंडक्टिव लोड है, तो इसलिए हमारा पावर फैक्टर लैगिंग होता है। ये 0.7 आप 0.8 के आसपास आता है। अगर कभी आप अपना बिजली का बिल देखेंगे तो उसमें 0.8 लिखा होगा, ठीक है, पावर फैक्टर। तो 0.8 हमारा घर का पावर फैक्टर रहता है, ठीक है। तो इंडक्टिव लोड के लिए पावर फैक्टर कितना होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। एक के पास होना चाहिए, मैंने अभी बताया था पावर फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 के पास होनी चाहिए। कैपेसिटी लोड के लिए पावर फैक्टर की वैल्यू 0 से -1 के बीच में होती है, ठीक है। तो टोटल हम जो पावर फैक्टर लेते हैं -1 से कम और 1 से -1 और 1 के बीच की वैल्यू लेते हैं, ठीक है, हमारा जो पावर फैक्टर आता है। अब हम इसमें आगे देखते हैं, ठीक है। अभी जो हमने तीनों पावर पढ़ी थी, रियल पावर, एपरेंट पावर और रिएक्टिव पावर, ठीक है, इन तीनों को हम एक दूसरे मेथड से पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरे मेथड से कैसे, जैसे हमारा कोई, या आपने बहुत सी बुकों में देखा होगा, नेट में देखा होगा कि ये जैसे एग्जांपल होता है बियर का गिलास, ठीक है। तो बियर के गिलास में क्या होता है, आधे तक तो क्या होती है, बियर भरी होती है, ठीक है। ऊपर उसमें क्या होता है, उसका फॉर्म होता है, झाग होता है, ठीक है। तो ये पूरा गिलास जो होता है ये होता है केवीए, यानी जितनी हम उसको पावर दे रहे हैं। तो पूरे गिलास को हम ले सकते हैं केवीए, ठीक है। जितने तक उसमें बियर फिल है उतने तक हम उसको लेते हैं किलोवाट, यानी जितनी हमारी मोटर खर्च कर रही है उससे हम कंपेयर कर सकते हैं किलोवाट। और जितना हमारी जो पावर है उस मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाने में खर्च हो रही है, उसको हम ले लेते हैं KVAR, यानी जो झाग है आपका ऊपर का, ये KVAR का काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है, कि केवीए जो होता है आपका पूरा गिलास आप ले सकते हैं, जितना आपका झाग है उसको हम KVAR यानी रिएक्टिव पावर ले सकते हैं, जितने में बियर भरी हो किलोवाट, यानी जितना हमारा मोटर खर्च कर रही है पावर। तो इसको हम मोटर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा इंडक्टिव लोड होता है उनमें केवीआर की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो केवीआर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो पावर फैक्टर कम होता है, यानी अगर आपका रिएक्टिव पावर ज़्यादा है तो पावर फैक्टर कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका झाग क्या होगा, बियर में ज़्यादा झाग बन जाएगा तो गिलास में क्या होगा, बियर कम आएगी। जिस हिसाब से अगर गिलास में अगर आपका झाग ज़्यादा बन जाएगा तो क्या होगा, बियर कम आएगी। तो उसी हिसाब से अगर किसी मोटर में रिएक्टिव पावर ज़्यादा है तो उसका पावर फैक्टर कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट इसमें है कि इफेक्ट ऑफ लो पावर फैक्टर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू इस पावर फैक्टर को आपको इजीली समझा दूंगा कि इसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं कि हमारे पास एक सिंगल फेस का अल्टरनेटर है, ठीक है। वो कितने वोल्ट का है, 400 वोल्ट का। करंट कितनी ले सकता है, मैक्सिमम 1000 एम्पियर, ठीक है। तो उसकी अगर हम कैपेसिटी निकालें तो कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, आपको बताया हम, जो होता है V/I, पावर कैसे निकालते हैं, V/I। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका। और इसको जो आपको पता है ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है, केवीए में बदलने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1000 से इसलिए इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 1000 से 1000 कटेगा तो 400 केवीए आ गया आपका,
ठीक है। अगर हम केवीए से डिवाइड नहीं करेंगे तो वोल्ट एम्पियर में आएगा, तो वोल्ट एम्पियर में हमारी अल्टरनेटर की रेटिंग नहीं होती, हमारी केवीए में होती है, तो केवीए में बदलने के लिए हमें इसको उतने से डिवाइड करना पड़ेगा ठीक है। 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 400 केवीए आ गए इसके, इसकी कैपेसिटी आ गई किसकी, अल्टरनेटर की। ठीक है, किसकी, अल्टरनेटर की कैपेसिटी हमारी इतनी आ गई। अगर मान लो हमारा पावर फैक्टर, अगर हम मान लो हमारा कोई लोड है, कोई रजिस्टिव लोड है, रजिस्टिव लोड में हम ले सकते हैं लैंप ले लो, ठीक है, उसका यूनिटी पावर फैक्टर होता है। तो अगर हम पावर के फॉर्मूले में रखें, तो पावर के फॉर्मूले में अगर हम रखेंगे इसको तो क्या होगा, पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी आई कॉस फाई। ठीक है, अगर हमारा यूनिटी पावर फैक्टर है, कॉस फाई की वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है, यूनिटी यानी जैसे रजिस्टिव लोड है, तो V इंटू आई, तो V इंटू आई हमने निकाल लिया, कितना हमारा 400 kV है। ठीक है, रेटिंग तो हमने निकाल दी, इंटू पावर फैक्टर का रजिस्टिव लोड है यानी यूनिटी है पावर फैक्टर, तो 1 लेंगे तो कितना वाट आ गया, 400 किलो वाट आ गया। ठीक है, तो ये 400 किलो वाट का लोड ले सकता है अगर पावर फैक्टर हमारा 1 है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, नेक्स्ट हम देखते हैं अगर हमारा पावर फैक्टर, एक मिनट, नेक्स्ट हम देखते हैं अगर हमारा पावर फैक्टर अगर कितना है, 0.7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, P इक्वल टू वी आई कॉस फाइव। तो वी आई हमारा हमने निकाल लिया था, कैपेसिटी कितना था, 400 kV। ठीक है, और कॉस फाइव की वैल्यू कितनी है, 0.7, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 280 किलो वाट। तो आपको दिख रहा होगा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके, जब रजिस्टिव लोड था तो हमारा जो अल्टरनेटर था वो कितना लोड ले रहा था, 400 kVA, 400 किलोवाट। ठीक है, मगर जैसे पावर फैक्टर हमारा कम हुआ, 0.7 हो गया, तो कितना ले रहा है केवल, 280 किलोवाट। ठीक है, यानी वो ले सकता था 400 किलोवाट, मगर वो ले रहा है 280 किलोवाट, तो कितना हमारा लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है लो पावर फैक्टर के हानि, कि अगर हमारा किसी भी मशीन का पावर फैक्टर लो हो गया, कंपनी का पावर फैक्टर लो हो गया, तो इतनी हमारी लॉस हो जाएगा, 400 में से 280 को माइनस करोगे तो 120 किलोवाट का लॉस हो गया। ठीक है, तो ये तो अब हमने अभी केवल एक जनरेटर का लगाया, अगर मान लो हमारे बहुत सारे जनरेटर लगे तो कितना लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल से भी आप समझ सकते हैं। तो ये केवल अगर केवल कितना ले रहा है, अगर पावर फैक्टर 0.7 है तो केवल 70% अपनी लोड ले रहा है, बाकी 30% लोड ये नहीं ले रहा है। ठीक है, बाकी 30% लोड लेने के लिए क्या होगा फिर, अगर मान लो ये 280 ले रहा है मगर इसको 400 किलोवाट का लोड ले रहा है, तो क्या होगा, तो ये क्या करेगा, 30% एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा इससे, तो उसके लिए क्या होगा, इसमें करंट की वैल्यू फिर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उतना लोड लेने के लिए इसमें करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो इसमें लॉसेस इंक्रीज हो जाएंगे, जैसे कॉपर लॉस हो गया, आपकी हीटिंग होने लग जाएगी आपकी मशीन। ठीक है, जो वायर का साइज है वो भी हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा करंट आएगी तो वायर का साइज है वो ज़्यादा लेना पड़ेगा, उसमें जो भी इक्विपमेंट लगे हैं वो हाई वैल्यू के लेने पड़ेंगे, तो ये लॉस होने लग जाता है आपका। ठीक है, तो ये इफेक्ट होता है लो पावर फैक्टर का। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि इसको इम्प्रूवमेंट कैसे करें, इस पावर फैक्टर को हम मेंटेन कैसे करना होता है हमें। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी समझाया था कि लो पावर फैक्टर क्या है, जो अभी हमने एग्जांपल देखा उसमें देख रहे थे कि 70% ही वो अपना लोड ले रहा था। ठीक है, जो उसकी रेटेड कैपेसिटी थी, उसकी कैपेसिटी 400 किलोवाट की थी मगर वो 280 किलोवाट ले रहा था। ठीक है, तो उसे 100% लेने के लिए उसको क्या है, उसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस, वोल्टेज ड्रॉप, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा उसका। ठीक है, तो ये मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ साथ में, जो आपके काम आएगा। ठीक है, आगे हम इसमें देखते हैं इसको कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक चीज़ है कि अगर हमारा
पावर फैक्टर लो होता क्यों है? तो पावर फैक्टर मैंने बताया लो इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास एसी में बहुत सी ऐसे जो लोड हैं वो इंडक्टिव लोड हैं, बहुत से क्या ज़्यादातर लोड इंडक्टिव ही है। ठीक है, इसलिए हमारा पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग ही होता है। तो लो क्यों होता है? क्योंकि इंडक्टिव लोड है, जैसे मोटर हो गया है हमारी, कोई सी थ्री फेस मोटर हो गई, सिंगल फेस मोटर हो गई, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर को छोड़ के, ठीक है, आपके अल्टरनेटर हो गए, जनरेटर हो गए, ठीक है, अल्टरनेटर जनरेटर एक ही हुआ, ट्रांसफार्मर हो गए, घरों में ट्यूबलाइट हो गई, ठीक है, तो ये सब क्या होती हैं? इंडक्टिव लोड है, तो ये क्या करती हैं? पावर फैक्टर को लो कर देते हैं। ठीक है, ये लो कैसे होते हैं? क्योंकि मैंने बताया अभी आपको कि इंडक्टिव लोड में रिएक्टिव पावर बढ़ जाती है। ठीक है, रिएक्टिव पावर बढ़ जाती है और जो पावर खर्च होनी है वो कम हो जाती है। ठीक है, यानी किलोवाट पावर कम हो जाती है मगर रिएक्टिव पावर बढ़ जाती है। तो अगर हमें पावर फैक्टर को मेंटेन करना है, इम्प्रूव करना है, अच्छा करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये इस रिएक्टिव पावर को कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस रिएक्टिव पावर को कम कैसे कर सकते हैं? इस रिएक्टिव पावर को हम ऐसे कर सकते हैं कि हम इस रिएक्टिव पावर को वहाँ से ख़त्म कर दें उस मशीन के अंदर से। तो उसको कैसे कर सकते हैं? हमें पता है, हमें हमारा जो कैपेसिटर होता है वो क्या करता है? रिएक्टिव पावर को देता है। ठीक है, तो हम उस लोड के पैरेलल में क्या लगा सकते हैं? कैपेसिटर लगा सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटर क्या देता है? रिएक्टिव पावर देता है। तो रिएक्टिव पावर देगा तो इस पावर को कम कर देगा। जो ये रिएक्टिव पावर, वो मान लो हमारी कोई मोटर है, ठीक है, कोई मोटर है, ये ज़्यादा रिएक्टिव पावर ले रही है, ठीक है, तो हम इसके पैरेलल में क्या लगा देंगे? कैपेसिटर लगा देंगे। ठीक है, कैपेसिटर लगा देंगे तो क्या होगा? ये यहाँ से इसको रिएक्टिव पावर देगा, तो रिएक्टिव पावर देगा तो जो ये रिएक्टिव पावर ले रहा था उसको कैंसिल करेगा। ठीक है, मान लो ये पहले 400 के वी आर की रिएक्टिव पावर ले रहा था, अगर यहाँ से 300 के वी आर की देने लग गया तो इसको केवल 100 के वी आर की, ये जो मोटर होगा केवल 100 के वी आर की क्या करेगा? रिएक्टिव पावर लेगा। इससे क्या हो जाएगा? उसके अंदर रिएक्टिव पावर कम हो जाएगी। ठीक है, हमारा जो मोटिव है उसके अंदर जो रिएक्टिव पावर ले रहा है उसको कम करना है या ख़त्म करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कैपेसिटर यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमने देखा होगा कंपनीज में जो क्या होता है, रिएक्टिव पावर अगर आपकी बढ़ रही है तो कैपेसिटर बैंक यूज़ करते हैं लोड में, जो भी लोड है उसके पैरेलल में कैपेसिटर लगा देते हैं। ठीक है, बाय सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर भी क्या होती है? ये भी आपका रिएक्टिव पावर देने लग जाती है जब हम इसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सिंक्रोनस मोटर को जो हम ऑपरेट करते हैं किसमें? ओवर एक्साइटेशन में। तो ओवर एक्साइटेशन में जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो ये रिएक्टिव पावर देने लग जाती है। तो रिएक्टिव पावर देती है तो वो जो जो भी हमारी मशीन है या ट्रांसफार्मर, जो सिंक्रोनस मोटर हम ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन में जो रिएक्टिव पावर ज़्यादा हो रही है वो सिंक्रोनस मोटर्स को कम कर देती है। ठीक है, उससे हमारा जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो ये जो मेथड थे इम्प्रूव करने के, ठीक है, कैपेसिटर और सिंक्रोनस मोटर, ये बहुत पेपर में पूछे जाते हैं। कैपेसिटर कैसे लगता है? पैरेलल में लगता है। ठीक है, ये याद रखना। सिंक्रोनस मोटर यूज होती है, ठीक है, उसको पावर फैक्टर को सही करने के लिए। तो आई होप आपको इस वीडियो में इतना समझ में आया होगा पावर फैक्टर के बारे में। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो कमेंट, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में। ठीक है, आपको कोई भी न्यू चीज़ आपको पढ़नी है तो आप वो भी टॉपिक आप इसमें सजेशन मेरे को दे सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स।